वो स्थिति फिर से ला दी गई है जो अंग्रेजों को प्रिय थी, जिससे इस देश में एक अल्पसंख्यक आबादी के मन में शंका और दुर्भावना पैदा होती है। आज की तारीख में कांग्रेस ने अपनी उस परंपरा का फिर से निर्वाह किया है जो पीछे से चली आ रही है, जो देश के लोगों की एकता के पक्ष में है। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। तो एक पार्टी 80% की राजनीति करके 14.5% लोगों के लिए न्याय मांगने वाली पार्टी को तुष्टीकरण बता रही है। क्या कांग्रेस इस पर सरेंडर कर दे? क्योंकि जन अल्फा तक सड़क पे आ चुका है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे देश भर में अपने स्कूलों में पंखा, टीचर, लैब, ये सब चीजें मांग रहे। आंदोलन खड़ा हो रहा है देश भर में, आंदोलन बंद हुआ ही नहीं। आंदोलन दिलों में चल रहा है, आंदोलन प्रतिक्रियाओं में चल रहा है, आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है, आंदोलन सड़कों पे भी चल रहा है। एक आंदोलन करने को इस देश की जनता अब आतुर हो गई। मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जैसे राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश की कई जगहों पे शिक्षा अधिकारियों ने इस तरह के नोटिस निकाले हैं कि स्कूलों वगैरह में यूट्यूब वगैरह करने वाले या सामाजिक कार्यकर्ता प्रवेश नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में दोपहर के भोजन में भयानक धांधलियां हैं, बजट बहुत कम है, शिक्षा का बजट घटता चला गया है। अगर तुम बताओ तुम खा सकते हो कीड़ा वाला खाना तो हम भी खा सकते हैं। फिर सवाल सीधे प्रधानमंत्री पर और हो रहा है और गृह मंत्री पर हो रहा है। सारे जितने सवाल हो रहे हैं उनसे हो रहे हैं, मंत्रियों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनको लोगों ने मान लिया है कि इनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 लोग हर चीज का फैसला करते हैं, 2 लोग ही सही गलत तय करते हैं, 2 लोग ही एजेंडा तय करते हैं, 2 लोग ही परसेप्शन बनाने न बनाने की बात करते हैं। लेकिन जब सूली पे चढ़ाने की बात आती है तब वो सबको जोड़ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। ठीक 1 महीने पहले यानी 20 जुलाई, आज 20 अगस्त की तारीख है, 20 जुलाई को जंतर मंतर के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद बच्चों का बड़ा आंदोलन हुआ और ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। इस 1 महीने में सरकार का इकबाल कमजोर हुआ। ये लगने लगा कि वो सरकार जिसके खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, अब लोग बच्चों को देखकर खुलकर बोलने लगे। तो क्या इस 1 महीने ने पूरे देश में कुछ माहौल में बदलाव ला दिया है? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी अभी खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है जो 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के तमाम पहलुओं की जांच करेगी। इस कमेटी में 3 जजों को शामिल किया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता करेंगे, एक रिटायर्ड डीजीपी को शामिल किया गया है और एक सीबीआई के रिटायर्ड निदेशक को शामिल किया गया है। तो शीतल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा शीतल सर, ये 1 महीना 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त, क्या इस 1 महीने में क्या देश में बदला सर? ऐसा लग रहा है कि मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है देश में। देखिए, देश की संस्थाओं को चलाने वालों को एक संदेश मिला है इसमें, जिसमें से कुछ लोग इसको संदेश को ले रहे हैं, कुछ लोग इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि वो लोग जो हमारे ऐसे संस्थानों में हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र का भार है, उनमें कुछ लोगों ने उसके संदेश लिए हैं, लगता है ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ संदेश नहीं लिए हैं। तो इसमें जो ये आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा है, मैं इसको इस अफर्मेटिव ढंग से देखना चाहता हूँ कि उन्होंने शायद इस बात से संदेश लिए कि जो कुछ सरकार करती है सब सही ही नहीं होता और उसको हमेशा सही मानना या सही ठहराना ये भी हमेशा सही नहीं होता। ये बात लगता है कि समझ में आई है। अभी इससे ज़्यादा कोर्ट का मामला है, कुछ कहना अनुपयुक्त होगा। अब मैं आपके उस मूल दूसरी बात पे आता हूँ जो आपने शुरू में कहा, वंदे मातरम का सवाल, और उस सवाल पर देश में
देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की PWC की बैठक में लिया गया प्रस्ताव और इन सब के जो आउटकम्स हैं उस पर थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। जी। देखिए, हमारे यहाँ ये उपन्यास जब लिखा गया, फिर जब इसमें परिवर्तन किया गया, फिर जब ये गीत आया, उसमें उसके बहुत सारे स्टैंजा थे, उन सब चीज़ों पर एक लंबी बहस चल चुकी है देश में आज़ादी के पहले, काफ़ी बहस चल चुकी। ये उस दृष्टि से चली थी कि 1857 में जो देश में गदर हुआ था, जिसको गदर कहते हैं हम, जब देश की जनता या हमारे रजवाड़े कह लें और उनके साथ जनता अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी और उसने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह में बहुत हिंसा हुई थी, बहुत लोग दोनों पक्षों के मारे गए, लेकिन उससे जो उस समय के हुक्मरान थे, जिनकी संख्या कम थी लेकिन जो नई आयुध प्रणालियों से लैस थे, वो घबरा गए थे। और वो इस बात से घबरा गए थे कि देश में जिस तरह की एकता उस समय नजर आई, वो असाधारण थी। जो भी सत्ता में होता है, उसके लिए एक फार्मूला उन्हीं के जमाने का, उन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया है, डिवाइड एंड रूल। तो उनके लिए जरूरी था कि सत्ता में बने रहे, तो इसलिए जनता जो है देश की, जिस पर वो शासन कर रहे थे, उसके भीतर डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए, आपस में एक दूसरे के वो खिलाफ हो जाए, एक दूसरे से लड़ने लगे। उस समय जो देश की आबादी थी, उस लिहाज से करीब 42-43% मुसलमान थे और बाकी हिंदू थे, सिख थे, अन्य लोग भी थे। तो इसमें उनको हमेशा एक बहुत बड़ा चंक मिल जाता था अगर आपस में ये दो बड़ी कवायदें एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। तो वो ऐसी हर चीज को प्रमोट करते थे जो चीज इसमें उनके काम आए। जो देश का आजादी का आंदोलन था, उसके जो नायक थे वो इस बात को समझते थे। वो समझते थे कि अंग्रेजों की रणनीति क्या है, अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए अंग्रेज क्या चाहते हैं, ये बात वो समझते थे। और इसलिए उन्होंने जो जवाब दिया वो था देश के लोगों की एकता। उन्होंने इस बंटवारे को कबूल करने की जगह देश के लोगों को एकजुट करने के को अपने आंदोलन की मुख्य वस्तु बनाया। और जब उन्होंने ये मुख्य वस्तु बनाया तो इससे अंग्रेज नाखुश थे और उन्होंने कुछ ऐसे संगठनों को हवा दी जो देश में बंटवारे की लाइन पे उनके लिए चल सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उन्होंने 37 में या 35 में, वो एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस पर काफी बहस करने के बाद एक फैसला लिया था और उस फैसले के अनुसार वंदे मातरम हमेशा कांग्रेस के सम्मेलनों में गाया जाता था और गाया जाता रहा। लेकिन उसके शुरू के 2 स्टैंजा, जिससे उस समय के जो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि थे, वो उससे संतुष्ट थे कि यहाँ ये ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते। तो दोनों की सहमति से वो उस समय एक प्रस्ताव पास हुआ था जो देश की एकता को बनाए रखने की लाइन पे था। अब आप जानते ही हैं कि इस एकता को बनाए रखने की कीमत हमारे देश के राष्ट्रपिता ने अपनी जान देकर चुकाई। बिल्कुल। और ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि विरासत है जिसको कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करे। कांग्रेस एक पार्टी रही है जिसके हम लोग अपने जीवन की पत्रकारिता में लंबे समय तक आलोचक रहे। जिन चीजों पर हम आलोचना करते रहे वो फौरी चीजें थी। उस समय का जो वक्त था, वो सरकारों में थे, उनके फैसलों की बहुत सारी आलोचना हो सकती थी, बहुत सारी आलोचना हमने की, क्योंकि हमारा काम था कि हम आवाम की ओर से सत्ता से सवाल करें। हमें यही पत्रकारिता सिखाई गई। हमें सरकार की ओर से आवाम से सवाल करने की पत्रकारिता हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाई। इसलिए हम पूरे जीवन वो काम करते रहे, जब जो सत्ता सामने रही उसका सामना किया हमने, उस पर सवाल सम्मुख किए उसको। बिल्कुल। तो ये जब स्थिति आई है, अब फिर से जब इसको संसद में पास करा लिया गया बहुमत के बल पर, और पास कराने के बाद वो स्थिति फिर से ला दी गई है जो अंग्रेजों को प्रिय थी, जिससे इस देश में एक अल्पसंख्यक आबादी के मन में शंका और दुर्भावना पैदा होती है, क्योंकि जो उनकी धार्मिक रीत रिवाज हैं ये उसके आड़े आती है। तो अगर हम ऐसा कोई फैसला लेते हैं
तो जाहिर है कि हमारी नीयत कुछ और है। हमारी नीयत फिर इस दौर में सत्ता में बने रहने के लिए बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक भावनाओं को सहलाना और अल्पसंख्यक आबादी की धार्मिक भावनाओं को कुरेदना है। कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में ऐसा फैसला लिया है। अब देखते हैं कि वो उसका पालन कैसे करेगी, क्योंकि एक कानून बन चुका है, कानून के पालन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कानून अंग्रेजी राज में भी बहुत से बने थे और ऐसी बहुत सी राजाज्ञाएं आई थी जिनका उल्लंघन किया गया था आंदोलन के दौर में, आजादी की लड़ाई के दौर। तो क्या कांग्रेस उस तरह का रुख अख्तियार करेगी? क्या करेगी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज की तारीख में कांग्रेस ने अपनी उस परंपरा का फिर से निर्वाह किया है जो पीछे से चली आ रही है, जो देश के लोगों की एकता के पक्ष में है, देश के लोगों में विभाजन के लिए। लेकिन शीतल जी, इसमें बहुत बड़ा खतरा ये भी है कि कांग्रेस पर आम तौर पर जो इस तरीके के आरोप लगा देते हैं कि तुष्टीकरण जो सरकार की तरफ से आरोप लगाया जाता है, और ये सब चीजें करके सरकार को एक और हथियार मिलता है और वो तो उसी पर उतरेगी। उसको तो ये लगेगा कि उसको जो मनमाफिक हथियार चाहिए वो उसके हाथ में मिल गया है। कांग्रेस ने एक साहसिक फैसला लिया है, लेकिन सरकार भी शायद यही चाहती है कि ये विवाद बढ़े। बिल्कुल, सरकार तो ये चाहती ही है कि विवाद बढ़े। वो चाहती थी कि कांग्रेस बैक फुट पर जाए। अगर कांग्रेस बैक फुट पर जाके सरेंडर कर देती तो वो मुसलमानों के बीच कहती कि देखा वोट के लिए कांग्रेस क्या कर सकती है। अब वो ये कहेगी तो कहेगी, हिंदुओं से कहेगी देखा वोट के लिए कांग्रेस क्या कर सकती है। लेकिन इसमें तथ्य को समझना जरूरी है। मुसलमानों की आबादी हमारे देश में इस समय जो देश अब है, जो 47 से पहले नहीं था, 47 से पहले हमारा एक ही देश था जो 3 देशों के रूप में है। मुस्लिम आबादी ज्यादातर उन क्षेत्रों में चली गई जो देश से अलग हो गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान अभी भी भारत में रहते हैं। करीब 14.5% से थोड़ा कम आबादी का हमारा की गणना हुई थी 2011 में, जो आखिरी गणना है। नई गणना जनगणना चल रही है, जब उसके आंकड़े आएंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है। इसमें करीब 20-21 करोड़ की आबादी हो जाती है अगर हम आज की 146-47 करोड़ की आबादी में। इतनी बड़ी आबादी के साथ ऐसे मसलों पर छेड़छाड़ करना, उनको कुरेदना, उनको प्रताड़ित करना, ये भी एक राजनीति है। तो एक पार्टी 80% की राजनीति करके 14.5% लोगों के लिए न्याय मांगने वाली पार्टी को तुष्टीकरण बता रही है। अब ये कांग्रेस की सामर्थ्य पर है कि वो 80% आबादी को इस बात में कितने लोगों को समझा पाने में सफल होती है कि उसका जो स्टैंड है वो स्टैंड वही था जो 36, 37, 35 में था, जो पहले से चला आ रहा है, जो देश की एकता के लिए जरूरी है, और देश में एकता होना शांति के लिए जरूरी है। ये एक कठिन काम है, वो सरल काम है जो बीजेपी ने किया। ये कठिन काम। बीजेपी ऐसे मामले उठाकर लगातार राजनीति में सफल रही है और जहां वो पहुंची है उसमें इसका बड़ा योगदान है। लेकिन क्या कांग्रेस इस पर सरेंडर कर दे? ये सवाल हमारे आपके और सबके, या कांग्रेस ही नहीं, कोई भी एक सोचने समझने वाला इंसान भारत में रहने वाला क्या इसको ठीक समझेगा कि अपने देश की ही एक बड़ी आबादी के खिलाफ, जो अल्पसंख्यक है, हम ऐसे फैसले लिया करें जिससे वो अपने को उत्पीड़ित समझे और उसके मन में दुर्भावना आए, और अगर कहीं वो दुर्भावना व्यक्त कर दे तो हम फिर उसे निशाना बनाएं। ये जो चीज है ये ठीक कैसे है, ये मैं समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन छात्र और युवा तो इस समय रोजगार और शिक्षा मांग रहे हैं। वो तो देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे देश भर में अपने स्कूलों में पंखा, टीचर, लैब, ये सब चीजें मांग रहे हैं, सड़कें मांग रहे हैं। वो तो वंदे मातरम पर ये जो बहस सरकार उलझाना चाहती है उसमें उलझने को तैयार फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो आज दीवार से लग गए हैं। तीनों में बहुत बुरी हालत है हमारे समाज की। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबको साझा बैठक करके शामिल हाल तरीके से फैसले लेने चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसको अपनी काबिलियत पे भरोसा है कि वो हिंदू मुसलमान का जो खेल खेल के अब तक सफलतापूर्वक राजनीति की पायदानें चढ़ती चली जा रही है, आगे भी चढ़ती चली जाएगी।
वो अपना काम कर रही है, अब देश की जनता को अपना काम करना है। लेकिन शीतल जी, एक चीज जिसकी तरफ मैं बात करना चाहता था कि पिछले एक महीने में क्या हाँ। सरकार जो बड़ी मजबूत दिखाई देती थी उसका इकबाल कम पड़ा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि बड़ी ऐसा पिछले 10-12 सालों में जो बनाई गई, बहुत मजबूत छवि, बहुत ही ताकतवर गृह मंत्री की छवि, क्या इन सब पर भी चोट लगी है? क्या इन सब चीजों, जो छवियों का एक वो बनाया गया था छद्म, क्या उस पर कोई बड़ा प्रहार हुआ है? वो कमजोर होते हुए आपको दिखाई दी? एकदम स्पष्ट है, वो काफी बड़ा प्रहार हुआ है और काफी उनको चिंता हुई है, और उस चिंता की वजह से वो सोशल मीडिया वगैरह पर उन्होंने एक जुकरबर्ग को बुलवाई लिया था, उसके अधिकारी मिलने गए। चूंकि इंस्टाग्राम पर इस आंदोलन की ज्यादा नींव पड़ी थी, तो उन सब चीजों पर, और हमारे पास खबरें आ रही हैं कि हर मिनट किसी न किसी अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है सरकार की ओर से। मैंने भी कुछ अपने पोस्ट वगैरह को देखा है जिसमें सरकार की आलोचना है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, नोटिस सामने है। तो सरकार निश्चित तौर पर डिफेंसिव है। उस डिफेंस को बदलने के लिए वो बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुत सारी चीजें करेगी। वो जानती है इन चीजों को हल नहीं किया जा सकता, तो वो डाइवर्जन पे जाएगी, डाइवर्जनरी चीजें करेगी और डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी। वो सब कार्रवाइयां हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं और बहुत सी चीजें हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगी। अभी तो फिलहाल उनके राज्यों की विभिन्न सरकारें, जैसे राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश की कई जगहों पे शिक्षा अधिकारियों ने इस तरह के नोटिस निकाले हैं कि स्कूलों वगैरह में यूट्यूब वगैरह करने वाले या सामाजिक कार्यकर्ता प्रवेश नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ तो जेल में डालने की बात हो रही है, पकड़े उकड़े जा रहे हैं राजस्थान में, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाई होते हम देख रहे हैं। और अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई है, एग्जैक्टली ये तो नहीं, लेकिन मिलती जुलती कार्रवाइयां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बहुत सारे पत्रकारों के साथ कर रही है। उसने एक नया शर्तनामा घोषित कर दिया है कि सिर्फ उसी को पत्रकार माना जाएगा जिसने पत्रकारिता की कहीं किसी विश्वविद्यालय वगैरह में डिग्री ली है। हम लोग जब पत्रकारिता में आए तो ऐसी कोई अहर्ता थी नहीं, अहर्ता तो आज भी नहीं। तो हम सब लोग पत्रकारिता में आ गए, हम में से कोई, मतलब मैं तो नहीं डिग्रीधारी हूँ, और ऐसे असंख्य लोग मिलेंगे जिन्होंने डिग्रियां नहीं ली, लेकिन पूरा जीवन अगर 42, 43 साल, 44 साल, 45 साल पत्रकारिता कर ली है, अब हमें कोई खारिज कर दे इससे, तो ये एक अजीब स्थिति है। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई, मैं जब आपका प्रोग्राम का टाइम हो गया तो मैं उसकी पढ़ने की शुरुआत कर रहा था, तो मैं बहुत पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन वो बड़ी गंभीर है। तो मतलब बहुत सारे राज्यों में लोग जो सरकारें चला रहे हैं या केंद्र में जो सरकारें चल रही हैं, वो बुनियादी समस्याओं के हल करने में चूंकि उनको कठिनाई है, तो उनको हल करने की जगह वो डाइवर्जन के रास्ते पे जाएंगी। डाइवर्जन में प्रताड़ना भी शामिल होती है, रोक टोक शामिल होती है, पुलिस कार्रवाई भी शामिल होती है, और इस तरह की चीज़ें जैसी सुनने में आ रही हैं, वो सब चीज़ें होती। तो अब वो सब चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे राजस्थान में फैसला आया है, उत्तर प्रदेश की कई जगह, फैजाबाद से मुझे किसी ने अयोध्या से भेजा है कि वहाँ के शायद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसा नोटिस निकाला है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, रोक टोक बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि जन अल्फा तक सड़क पे आ चुका है और समस्याएं ऐसी हैं कि जो रातों रात ठीक भी नहीं की जा सकती। सारे स्कूल जर्जर हैं, सारे मीन्स लगभग 90%। ज़्यादातर स्कूलों में दोपहर के भोजन में भयानक धांधलियां हैं, बजट बहुत कम है, शिक्षा का बजट घटता चला गया है, प्राइवेटाइजेशन की ओर जोर है। इन सब चीज़ों के खिलाफ भारी असंतोष है और ये असंतोष बढ़ता ही जाएगा। इसको मुझे नहीं लगता कि रोकने के उपाय इसमें सफल हो पाएंगे। अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हमारे आपके सामने उभर के आती हैं। शीतल जी, कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से पहले लगभग ऐसी धारणा बन चुकी थी कि सरकार के खिलाफ अब कोई भी आंदोलन होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब पिछले एक महीने में जो माहौल देश भर में बन रहा है और तमाम जगह से आंदोलन शुरू हो गए हैं, कहीं राज्य सरकारों के खिलाफ, कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन हर जगह आवाज उठनी एकदम शुरुआत हो गई है। तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं और क्या ये केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी है? क्या देश भर में कोई बड़ा आंदोलन इस तरीके से खड़ा हो सकता है? नहीं, तो आंदोलन खड़ा हो रहा है देश भर में, आंदोलन बंद हुआ ही नहीं। आंदोलन दिलों में चल रहा है, आंदोलन प्रतिक्रियाओं में चल रहा है, आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है, आंदोलन सड़कों पे भी चल रहा है। एक आंदोलन करने को इस देश की जनता अब आतुर हो गई, बेरोजगारी के खिलाफ,
कुशिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के बुरे हाल के खिलाफ, स्वास्थ्य सेवाओं को अभी लोगों ने नहीं लिया है, आज नहीं तो कल वो भी केंद्र में आएंगे। हाँ। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के हल नहीं है और इनका हल किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की बहुमत आबादी इससे भारी उत्पीड़ित, 90% लोग इसके शिकार हैं। तो ये सब लोग जो शिकार लोग हैं, उनको कब तक हिंदू मुसलमान में और इधर उधर हम लटकाए रह सकते हैं, लड़ाए रह सकते हैं, डाइवर्ट किए रह सकते हैं, देखना है। वो भी काम जारी है और ये काम भी जारी है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और कैबिनेट की मीटिंग में कहा गया कि मंत्रियों की काबिलियत जो है वो सोशल मीडिया से तय हो रही है। ये देखा गया बाकायदा कि कौन कितना लोकप्रिय है, कितना उसको रिप्लाई मिल रहा है, तमाम चीज़ें, लाइक रिट्वीट कितना हो रहा है। तो क्या मंत्रियों की काबिलियत भी यानी इस कदर भय बैठ गया है क्या सोशल मीडिया का, शीतल जी? अब तो मंत्रियों के पर कोई सवाल ही नहीं है, सवाल सीधे प्रधानमंत्री पर और हो रहा है और गृह मंत्री पर हो रहा है। सारे जितने सवाल हो रहे हैं उनसे हो रहे हैं, मंत्रियों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनको लोगों ने मान लिया है कि इनका कोई मतलब नहीं। ये धारणा लोगों में एकदम दूर दूर तक फैली हुई है। इस धारणा को स्थापित करने में खुद बीजेपी के लोग शामिल हैं। वो भी जब अपने लोगों में बैठते हैं तो ये बातें कहते हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग हर चीज का फैसला करते हैं, 2 लोग ही सही गलत तय करते हैं, 2 लोग ही एजेंडा तय करते हैं, 2 लोग ही परसेप्शन बनाने न बनाने की बात करते हैं। लेकिन जब सूली पे चढ़ाने की बात आती है तब वो सबको जोड़ लेते हैं। मंत्रियों का चेक किया जाएगा, सिपाहियों का चेक किया जाएगा, कार्यकर्ताओं का चेक किया जाएगा, पदाधिकारियों का चेक किया जाएगा। करिए चेक, लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं उनका केंद्रीकरण एक तरफ है। वो सीधे प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने 12 साल में जवाब नहीं दिए, अपने मन की बात की, दूसरों की सुनी ही नहीं। तो शीतल जी, जो मंत्रियों को यूनिवर्सिटी जाने का फरमान दिया गया है कि एक दिन एक यूनिवर्सिटी, क्या इन सब से कोई आउटरीच होते हुए दिखाई दे रही है? क्या इससे माहौल कुछ बदल सकती है सरकार इस तरह की आउटरीच से? मैं जैसा देख पा रहा हूं, मेरे हिसाब से तो ये सब बूमरैंग करेगा। बहुत पुलिस लगानी पड़ेगी, मंत्रियों की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी। गुस्सा बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी का हल नहीं है। और लोग जब सवाल करेंगे तो इनके जो संगठनों के लोग हैं वो झगड़ा करेंगे उनसे। तो ज्यादातर झगड़ों पे मुझे अशांति की आशंका है, ऐसी किसी कार्रवाई। और या फिर बहुत फोर्स लगा के छांट के लोग बुलाए जाएंगे और नकली आयोजन होगा जिसमें अपनी तरह के लोगों को बुला के ताली बजवाई जाएगी। क्योंकि अगर आम छात्र वहां जाएगा तो उसके सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर सरकार के पास नहीं है। जी, एक अंतिम सवाल सर, वंदे मातरम जिससे हमने शुरू किया था उसी पे एक जानना चाहता हूं कि बीच में ये कहा जाने लगा था कि कांग्रेस कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है और वो सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता तलाशने लगी थी। कई बार पिछले 10-12 साल में ये चर्चाएं हुई और कांग्रेस के कदमों पर ये सवाल भी उठा। लेकिन इस बार वंदे मातरम पर जो स्टैंड लिया है ये बहुत क्या कहा जाए कि मजबूत तो है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि अब बहुत सोच समझकर अपने आगे की राजनीति के लिए रास्ता तय कर लिया है कि अब इसी रास्ते पर चलेंगे, भले ही नुकसान हो या फायदा हो। कांग्रेस अपने विचारधारात्मक आधार की ओर लौटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बहुत सारे चुनाव हार चुकी है, कांग्रेस बहुत कठिनाइयों में गई है। इसके बावजूद कांग्रेस ही इस देश में सबसे बड़ी विपक्षी जमात के रूप में भी है। यानी उसको ये भी भरोसा है कि इस इतने खराब प्रदर्शनों के बावजूद आज भी देश की एक बहुत बड़ी जनता उसी पर भरोसा करती है और ये भरोसा उत्तरोत्तर उसके पक्ष में बढ़ रहा है। तो वो ईमानदारी से अपने उन सवालों पर स्टिक करते हुए हमें मिल रही है, बल्कि उसने सामाजिक न्याय वगैरह पर बड़े स्टैंड ले लिए और उन स्टैंड्स पर वो कायम है। उस तरह के वो सांगठनिक और अन्य ढांचों में परिवर्तन करती हुई नजर आ रही है। तो उसने अगर अल्पसंख्यकों के मामलों में भी एक ईमानदार और देश हित वाला एक फैसला, जो उसका पुराना फैसला था, उस पर टिके रहने का फैसला किया है, तो ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विक्रांत जी।